नमस्कार मित्रों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास में हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके थे और चौथे यूनिट पे बात कर रहे थे। और चौथे यूनिट में हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे बच्चों? तो हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञान पढ़ा था। संज्ञान के बाद में हम लोग संवेग पढ़े थे और आपसे बताए थे कि संवेग एक बड़ा पार्ट है, इसको एक वीडियो में संभव नहीं है। तो कुछ तो हम संवेग में पढ़ लिए थे, शेष जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है कहाँ से पढ़ेंगे? संवेग एवं मूल प्रवृत्तियाँ। अब प्रश्न ये बनता है कि संवेग एवं मूल प्रवृत्तियाँ पे जो है किसने जो है अध्ययन किया? तो संवेग और मूल प्रवृत्तियों पर जो अध्ययन किया, पहला अध्ययन किसने किया? तो पहला अध्ययन विलियम मैकडूगल ने किया। किसने किया? तो संवेग पर पहला अध्ययन विलियम मैकडूगल ने किया। अब प्रश्न ये बनता है कि ये कब अध्ययन किया विलियम मैकडूगल ने? तो ये विलियम मैकडूगल ने जो अध्ययन किया वो 1980 में किया। विलियम मैकडूगल ने इस संवेग और मूल प्रवृत्तियों पर जो पहला अध्ययन किया वो 1980 में किया। अब प्रश्न ये है कि मैकडूगल ने जो ये अध्ययन किया 1980 में, इसका जिक्र कहाँ है, यानी इसका उल्लेख कहाँ है? तो मैकडूगल की एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने उल्लेख किया संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में। अब उस पुस्तक का नाम क्या है? तो लिखिए, उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। मैकडूगल ने 1980 में संवेग और मूल प्रवृत्तियों पर अध्ययन किया और इसका उल्लेख इन्होंने इनकी जो प्रमुख पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया। इसके अध्ययन की बात हुई। अब प्रश्न ये है कि जो है इसके विषय में एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्ड ने एक परिभाषा दी संवेग और मूल प्रवृत्तियों पर। तो जो वुडवर्ड की परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा है, तो वुडवर्ड ने बताया कि कार्य करने के तरीके जो सीखे नहीं जाते। कार्य करने के तरीके जो सीखे नहीं जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। वुडवर्थ ने बताया कि कार्य करने के तरीके जो सीखे नहीं जाते हैं, उन्हें हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जब ये व्यवहार में आ जाती हैं, यानी ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जब ये व्यवहार में आ जाती हैं, कहाँ आ जाती हैं? जब ये व्यवहार में आ जाती हैं, तो उनसे क्या उत्पन्न होता है? उन्हें हम संवेग कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। आपके एग्जाम में यही
परिभाषा एक बार जो है डायरेक्ट पूछी गई और पूछा गया ये किसकी परिभाषा है, वुडवर्ड की है, स्किनर की है, थॉर्नडाइक की है या अरस्तू की है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ये परिभाषा वुडवर्ड की है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, मूल प्रवृत्तियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मूल प्रवृत्तियों की क्या विशेषताएं हैं। तो आप लिखिए मूल प्रवृत्तियां की जो विशेषताएं हैं, मूल प्रवृत्तियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मूल प्रवृत्तियां की जो विशेषताएं हैं वो हैं कि मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, मूल प्रवृत्तियां ये जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। अब जन्मजात कैसे होती हैं, कौन कौन, जैसे हम सोना नहीं सीखते हैं, भूख लगती है, हंसना, ये सब क्या है, ये जन्मजात होता है। दूसरी इसकी ये विशेषता है कि ये मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक होती हैं, यानी सार्वभौमिक का मतलब सभी व्यक्तियों में, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी सभी में जो है मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे आपको लगता होगा कि ये मूल प्रवृत्तियां केवल मनुष्य में ही होती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये पशु पक्षियों में भी होता है, क्योंकि वो भी जो है अपने भोजन के तलाश में इधर उधर कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो ये कैसे होती हैं, ये सार्वभौमिक होती हैं। अगला पॉइंट ये है कि मूल प्रवृत्तियों से क्या संवेग उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों से संवेग उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो है 4-5 जो है मूल प्रवृत्तियां की जो है खास विशेषताएं हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो हम कार्य करने के तरीके सीखते नहीं हैं वो मूल प्रवृत्तियां हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि सभी प्रकार की जो जन्मजात क्रियाएं होती हैं उन्हें हम मूल प्रवृत्तियां नहीं कहते हैं। यानी जन्मजात क्रियाएं जो होती हैं उन्हें तो हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं, लेकिन सभी जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें हम नहीं कह सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सहज क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम सहज क्रिया के नाम से जानते हैं। उन्हें हम सहज क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे छींक आना या आंखें बंद हो जाना, या प्याज काटते समय देखा ना है कि आंखों से आंसू निकल आती, आंखें बंद हो जाती हैं, तो इन्हें हम मूल प्रवृत्तियां नहीं कहते हैं, बल्कि हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम सहज क्रिया कहते हैं। अब मैकडूगल ने बताया कि जो है 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और जब 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं तो संवेग कितने होंगे, 14 होंगे। तो उनके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये संवेग ने बताया कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14। तो 14 देखते कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक कोई मूल प्रवृत्तियाँ छूट गई है, उसको हम अभी देखते हैं। तो मैकडूगल ने बताया कि ये पलायन व्यक्ति क्यों करता है, तो वो डर के मारे करता है, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पलायन कर रहा है।
तो उससे संवेग कौन सा उत्पन्न होता है? भय। यानी पलायन से जो संवेग उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? वो भय संवेग उत्पन्न होगा। समझ में आया? फिर दूसरा है, दूसरी मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब क्या होता है? झगड़ा कर देना, यानी लड़ाई झगड़ा करना। तो उस समय व्यक्ति में क्या हो जाता है? देखा आपने कि व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, यानी उसकी युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है तो उसका संवेग क्या होगा? क्रोध होगा। तीसरा है निवृत्त, यानी निवृत्त हम कह सकते हैं कि निवृत्त क्या होता है? निवृत्त से जो है दूर चले जाना, अलग हो जाना, उसे हम निवृत्त कहते हैं। और अलग हम तब जाते हैं जब हम किसी व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं, यानी इसका संवेग क्या होगा? घृणा। तीसरा है संतान कामना, तो इसका जो मूल प्रवृत्ति है संतान कामना, तो जो है संवेग क्या होगा? वात्सल्य, या इसे प्रेम भी हम कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं। अगली जो मूल प्रवृत्ति है शरणागति। शरणागति यानी क्या होता है? या इसे हम प्रार्थना भी कह सकते हैं, मूल प्रवृत्ति प्रार्थना भी होगी। तो इसका जो संवेग क्या होगा? वो होगी कामुकता। अगली मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, और जिज्ञासा का जो संवेग होगा वो क्या होगा? आश्चर्य। अगला है दैन्यता, और इसके जो संवेग उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? वो होगा आत्महीनता। अगला है आत्मगौरव। आत्मगौरव का जो संवेग होगा वो आत्माभिमान होगा। अगला है सामूहिकता। सामूहिकता का जो संवेग होगा वो क्या होगा? एकाकीपन। भोजन करना, यानी भोजन हम क्यों करते हैं? कब करते हैं? तो जब हमारे भूख लगती है, यानी भोजन करना क्या है? मूल प्रवृत्ति। लेकिन भोजन करने से जो है जो हमारी समस्या का निदान होता है वो संवेग उससे उत्पन्न क्या होती है? भूख। अगला है संग्रहण। संग्रहण से संवेग जो उत्पन्न होगा वो अधिकार या संरक्षण उत्पन्न होगा, यानी अधिकार या संरक्षण। अगला है रचनात्मकता। रचनात्मकता से जो संवेग उत्पन्न होगा वो क्रियात्मकता होगा। और अगला है हंसना या हास्य, तो इसका जो संवेग होगा वो कौन सा होगा? आमोद होगा। एक आपका संवेग छोटा है, संतान कामना, हाँ, एक आपका संवेग जो छोटा है वो आपका संवेग है काम प्रवृत्ति। कौन सा संवेग है? 14 नंबर का जो संवेग है वो है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, और काम प्रवृत्ति का जो संवेग होगा वो क्या होगा? तो इसका संवेग कामुकता होगा। क्या होगा? कामुकता। कामुकता। इस प्रकार जो है मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो 14 संवेग भी बताए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो संवेग हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संवेग की विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या जो है संवेग की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने 14 संवेग बताए, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? मैकडूगल। संवेग के विषय पे सबसे पहले किसने अध्ययन किया? तो मैकडूगल ने किया। कब किया? तो 1980 में किया। प्रश्न पूछे कि किस पुस्तक में जो है संवेग के विषय में जो है मैकडूगल ने इसका उल्लेख किया, जिक्र किया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पहले हमने जो विशेषताएं बताया था वो किस मूल प्रवृत्ति की बताई थी। अब इसकी विशेषता ये है कि
संवेग की उत्पत्ति जो होती है वो मूल प्रवृत्ति से होती है, और मूल प्रवृत्तियाँ हमारी कहाँ से? आवश्यकता से उत्पन्न होती हैं। यानी संवेग की जो उत्पत्ति होती है संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। मूल प्रवृत्ति से होती है, और मूल प्रवृत्ति कहाँ से? तो हमारी आवश्यकता से उत्पन्न होता है। और मूल प्रवृत्ति आवश्यकता से उत्पन्न होती है। आवश्यकता से उत्पन्न होती है, ये इसकी पहली विशेषता है। यानी संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है और मूल प्रवृत्ति हमारी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। दूसरा इसका पॉइंट है कि संवेग की उत्पत्ति अचानक होती है। यानी दूसरा पॉइंट है कि संवेग की उत्पत्ति अचानक होती है। संवेग की उत्पत्ति अचानक होती है, लेकिन जाती है कैसे है? तो जाती है धीरे धीरे है। जाती धीरे धीरे है। संवेग की उत्पत्ति होती तो अचानक है, लेकिन जाती कैसी है? धीरे धीरे होती है। अगला पॉइंट ये है कि तर्क कल्पना बुद्धि से कोई संवेग का संबंध नहीं होता है। किससे? तर्क कल्पना बुद्धि से संवेग का कोई संबंध नहीं होता है। आपने देखा था कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञान पढ़ा था। संज्ञान में तर्क कल्पना बुद्धि का संज्ञान से संबंध होता है, लेकिन संवेग में तर्क कल्पना और बुद्धि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। क्योंकि बच्चा जो है यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा तो सोचता है कि हाँ इसका तो हम पढ़े थे, लेकिन बच्चे को ये याद नहीं रहता है कि हम इसको जो है संज्ञान में पढ़े थे या संवेग में पढ़े थे। बालक यहीं पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है और आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तर्क कल्पना बुद्धि का जो है संवेग से कोई संबंध नहीं होता है। अगला इसका पॉइंट है कि प्रत्येक संवेग के पीछे कोई ना कोई प्रत्येक संवेग के पीछे कोई ना कोई भावना अवश्य होती है। क्या होती है? कोई ना कोई भावना अवश्य होती है। प्रत्येक संवेग के पीछे कोई ना कोई जो है भावना अवश्य होती है। अगला पॉइंट यह है कि संवेगों के द्वारा शारीरिक व मानसिक दशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी संवेगों के द्वारा शारीरिक व मानसिक दशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
ये तो जो है महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको जो है संवेग के विषय में बताई। अब प्रश्न यह बनता है कि बालकों और वयस्कों में संवेग भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संवेग अभी हमने पढ़ा कि ये जन्मजात होते हैं, तो ये बालक में होते हैं तो वयस्कों में भी होते हैं, तो इनमें अंतर क्या है? यानी वयस्क और बालकों के संवेगों में अंतर। बालक और वयस्क बालक तथा वयस्क के संवेगों में अंतर। तो इसका पहला अंतर यह है कि बालक में जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। बालक में जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्षणिक। क्षणिक होते हैं या हम इसे अल्पकालीन कह सकते हैं। यानी बालक में जो संवेग होते हैं वो क्षणिक या अल्पकालीन होते हैं, तथा वयस्क में जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। वो तीव्र तथा दीर्घकालीन होते हैं। यानी बालकों में जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं या अल्पकालीन होते हैं, तथा वयस्कों में जो संवेग होते हैं वो तीव्र तथा दीर्घकालीन होते हैं। ये तो हमने इसका पहला अंतर देखा। दूसरा अंतर यह है कि बालक विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन तीव्रता से करता है। यानी बालक जो है विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन शीघ्र करता है। विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन क्या करता है? शीघ्रता से करता है। शीघ्रता से करता है। वो कौन कौन से संवेग हैं? तो हम कह सकते हैं प्रेम, भय, दया, कामुकता। ये क्या है? संवेग हैं। यानी कौन कौन से? प्रेम, भय, दया, कामुकता। इनका प्रदर्शन बालक जो है शीघ्रता से करता है, जबकि वयस्क व्यक्ति जो होता है वो इसका प्रदर्शन परिस्थिति अनुसार करता है। यानी वयस्क जो होता है वो परिस्थितिगत करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मोहल्ले में या घर के बगल में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, अब उस समय जो है बालक छोटा है तो वो हंसेगा भी, रोएगा भी, मतलब ये जो संवेग जागृत होंगे वो तो खेल में मस्त होगा, तो वो जो है उसका जो है प्रदर्शन शीघ्रता से करेगा। जब उसमें संवेग जागृत हो जाएंगे तब उसका प्रदर्शन कर देता है। लेकिन वयस्क व्यक्ति देखता है कि समाज क्या है, परिस्थिति कैसी है, उस हिसाब से जो है उसका प्रदर्शन करता है। यानी वयस्क व्यक्ति जो है संवेगों का प्रदर्शन परिस्थितिगत करते हैं। अगला पॉइंट है कि बालकों में जो संवेग होते हैं ये मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। बालक के जो संवेग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जबकि वयस्क व्यक्ति में जो संवेग होते हैं वो मूर्त व अमूर्त
अमूर्त, दोनों प्रकार से संबंधित होते हैं। यानी मूर्त भी होते हैं और अमूर्त भी होते हैं, दोनों प्रकार से संबंधित होते हैं। अगला पॉइंट यह है कि बालकों में जो संवेगों की संख्या होती है वो वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। यानी बालकों में जो संवेग होते हैं वो ज़्यादा होती है, जबकि वयस्क व्यक्ति में संवेगों की संख्या कम होती है, कम होती है। हम लोगों ने जो है इसके 3-4 जो है अंतर पढ़े। अगला अंतर इसका यह है कि बालकों में संवेगों का प्रकाशन सामान्यतः एक ही रूप में होता है। यानी बालक में जो संवेग जागृत होते हैं इनका प्रकाशन एक ही रूप में होता है। जबकि वयस्क व्यक्ति में जो है संवेग विभिन्न रूपों में होता है। विभिन्न रूपों में होता है। यानी जैसे कोई खिलौना है, खिलौना को देख करके बालक में संवेग जागृत होंगे, तो ये कैसा खिलौना है, ये मूर्त है, प्रत्यक्ष है। लेकिन वही खिलौना यदि कोई वयस्क व्यक्ति देखता है तो वयस्क व्यक्ति उस खिलौने पे मूर्त व अमूर्त रूप से चिंतन करके और उसमें जो है विभिन्न रूपों में उसका अध्ययन करता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है देखा कि बालक यानी वयस्क और बालकों में संवेगों में जो अंतर होते हैं वो क्या हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो संवेग होते हैं इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी इसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है इसके विषय में हम लोग जो है पढ़ते हैं। संवेगों का शिक्षा में महत्व, संवेगों का शिक्षा में महत्व, संवेगों का शिक्षा में महत्व। इसका पहला महत्व यह है कि शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। यानी पहला पॉइंट यह है कि शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि शिक्षक जो है बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके यानी परिवर्तन करके और समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। यानी शिक्षक जो है क्या कर सकता है, वो जो है बालकों के संवेगों को परिवर्तित करके बालकों के संवेगों को परिवर्तित करके और क्या कर सकता है, परिवर्तित करके और उसको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है।
क्षमता प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट ये है कि शिक्षक जो है बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, यानी क्या, उत्तम विचारों, आदर्शों, उत्तम विचारों, आदर्शों और क्या बताइए, रुचि, गुण, यानी रुचियों, गुणों को जो है क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है, किस लिए हम लोग जो है संवेग पढ़ते हैं और इसको सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि आपको जो है टीचर बनने के बाद में आपको प्राथमिक या जूनियर में ही जो है पढ़ाना है। तो ये सब बातें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बालक को किस लिए पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार बालक में जो है पढ़ने की रुचियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, इसके लिए जो है ये मुझे आज पढ़ना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि रोना जो है वो कैसा संवेग है। तो हम कह सकते हैं कि रोना किसी प्रकार का संवेग नहीं है, बल्कि क्या है, रोना एक सहज क्रिया है। प्रश्न एक बार जो है यूपीटीटी में आया और प्रश्न ये था कि चेहरे की अभिव्यक्ति के कितने मूल संवेग हैं। तो आप लिख लीजिए कि जो चेहरे की अभिव्यक्ति के जो है जो संवेग होते हैं, चेहरे की अभिव्यक्ति जो संवेग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो उनकी संख्या 6 होती है, यानी 6 संख्या होती है जो चेहरे की अभिव्यक्ति से हम जो है बालक में संवेगों को बता सकते हैं, मतलब सामने वाला भी व्यक्ति बता सकता है। अब वो संवेग कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं। पहला संवेग है भय, यानी बालक के चेहरे पर यदि भय का कोई समस्या होगी तब भी जो है बालक को हम देख करके बता देंगे कि हाँ जो है बालक व्यक्ति में जो है कोई ना कोई भय है, डर है। दूसरा इसको बताया है क्रोध, यानी दूसरा जो संवेग है वो है क्रोध, यानी क्रोध के द्वारा भी जो है हम बता देंगे कि व्यक्ति गुस्से में है या नहीं गुस्से में है। ये कहाँ से मुझे जानकारी होती है, ये उसके चेहरे की आकृति के अनुसार जानकारी होती है। अगला जो संवेग बताया वो होता है दुख, यानी दुख के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि व्यक्ति में कोई ना कोई समस्या है, परेशानी है, चिंतित है। अगला जो संवेग बताया वो है आश्चर्य, यानी आश्चर्य के द्वारा भी जो है हम बता सकते हैं। अगला है घृणा और उसके अगला है प्रसन्नता। ये जो है 6 जो है ऐसे संवेग हैं जो व्यक्ति के चेहरे को देख करके सामने वाला व्यक्ति बता देगा। अब हम यहाँ पे जो है 2-4 क्वेश्चनों का आपसे जिक्र करेंगे। तो पहला प्रश्न यही है आपका कि जो है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत देने वाले, यानी ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं इनका सिद्धांत देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हैं। और आपके ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक है, स्किनर है, वुडवर्ड है या मैकडूगल है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, मैकडूगल रहेगा, क्योंकि मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग के विषय में जो है अध्ययन किया। सबसे पहला अध्ययन इन्होंने ही किया और 1980 में अध्ययन किया। ठीक है, अब इसका उल्लेख भी मैकडूगल ने कहाँ किया, तो इसका उल्लेख विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में किया और उस पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। अगला प्रश्न यह है कि जो है निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। और आपके ऑप्शन रहेंगे उद्यमी, सामर्थ्यता या आत्मप्रेरणा या परानुभूति
या संबंधों में संचालित करना। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? उद्यमी सामर्थ्यता। अगला प्रश्न ये है कि क्रोध व भय ये कैसे प्रकार हैं? और आपका ऑप्शन रहेगा अभिप्रेरणा, संवेग या मूल प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध और भय कैसा क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि जो है मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो उसमें उनके संवेग कितने होंगे? 14। और सबसे पहले नंबर पर ही और दूसरे नंबर पर मैंने ये बताया था कि क्रोध व भय क्या है? संवेग है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब प्रश्न यह बनता है कि ये जो संवेग है, यानी ये जो संवेग है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न यही पूछा जाता है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है उत्तेजना। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अब देखिएगा प्रैक्टिस सेट कोई सॉल्व करिएगा तो उसमें देखिएगा कि जो है हर बार जो है एक क्वेश्चन आपके यहाँ से जो है निश्चित बनता है। यानी संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अब प्रश्न यह है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? और ऑप्शन ये आपका है कि खेल का मैदान, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्तर, तीसरा स्तर है सभागार और चौथा ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो आपने देखा कि विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, तो इसमें जो है सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। यानी विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में घर भी आ गया, सभागार भी आ गया, ठीक है, खेल का मैदान भी आ गया। तो यानी ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो है शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो अभी आपको पढ़ाया कि शिशु के जो है प्यार दुलार में जो संवेग की उत्पत्ति होती है वो किसकी होती है? अनुराग की होती है। यानी इसे हम अनुराग भी कहें या वात्सल्य भी कहें, क्योंकि जब है कब प्रश्न आता है अनुराग, आपको लगता है कि टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन अनुराग का मतलब ही है वात्सल्य। समझे? अनुराग और वात्सल्य दोनों एक ही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? अनुराग। प्रश्न दूसरा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो यदि बालक में परिवर्तन करना हो तो बालक को मार्गांतीकरण द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। इससे जो है बालक में हम परिवर्तन ला सकते हैं और बालक के संवेगों को जागृत करके उसको समाज के अनुकूल व्यवहार करने के प्रति जो है एक अध्यापक जो है अग्रसित कर सकता है, मतलब उसका जो है झुकाव समाज के प्रति कर सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है मूल प्रवृत्तियां और संवेग के विषय में जो है आज चर्चा की है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। और जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो अभिप्रेरणा पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? अभिप्रेरणा पे बनाएंगे। यानी अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन। इस प्रकार हम लोग जो है इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। आई होप यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।